नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आज का टॉपिक है डेटा एनालिसिस या डेटा विश्लेषण। ये चैप्टर आप मान के चलें कि एमटीएस हो या कोई भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है क्योंकि अगर जब ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो ये मान के चले वो 2 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये देखेंगे। अब आप एक बार देखें कि लिखा गया है डेटा एनालिसिस या विश्लेषण। मतलब आपको क्या रहेगा कि बहुत सारा डेटा है कलेक्ट किया, जैसे प्लेयर ने स्कोर किए रन्स, जैसे आपको दिखाते हैं जब भी कोई बैट्समैन खेलने आता है तो उससे पहले उसका रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उसने कितना रन बनाए, कितने कितने उसके हर पोजीशन पे कितने कितने रन हैं, कितने छक्के मारे हैं, कितने चौके मारे हैं। वो क्या एक डेटा है, उनको उन्होंने एक तरह से इकट्ठा किया और उसको एनालाइज किया। तो वो जो डेटा है उसको इकट्ठा करके उसको एनालाइज किया। जैसे हम वो दिखाते हैं कि किसी कंपनी का हर साल कितनी कारें बेची या कितने का मुनाफा हुआ, वो भी क्या है कि हर साल का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और उससे निकाला कि कितना उत्पादन किया, कितना उनका मुनाफा हुआ, कितना उनका खुद का खर्चा हुआ, ठीक है। जैसे आप घर में भी करते हो, आप महीने की आपकी सैलरी आती है, आप उस सैलरी से क्या होता है फिर आप ये देखते हो कि मेरा कितना खर्चा खा जाएगा, रेंट में कितना खर्चा जाएगा, खाना पानी में कितना जाएगा, कपड़ों में कितना जाएगा, पेट्रोल में कितना जाएगा। तो ये जो भी कुछ होता है ये एक तरह से एक डेटा है और उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे ये हम इस क्लास में सीखेंगे। और उन्हीं से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है वही पूछता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? वो क्या होता है जब भी ये पूछता है इसमें आपसे 2-3 चीज़ें पूछता है आपसे। जैसे हमने चैप्टर हमने औसत पढ़ा है, आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है, ठीक है। आपको वो इसी चैप्टर के अंदर ही आपको एवरेज वाले क्वेश्चंस पूछ लेगा, औसत, ठीक है। दूसरा आपका रेशियो वाले जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक है वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो भी इसी में आ जाता है। और देखें और क्या करता है, साथ में आपकी कैलकुलेशन चेक करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, वो चेक करता है कि फास्ट है और साथ में कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। क्योंकि 5 क्वेश्चन है, अगर आपने एक जगह भी गलती करी तो आपकी गलती आगे होती चली जाएगी। दूसरा क्या है, आप डेटा को सबसे जो इंपॉर्टेंट जो वो चीज़ देखना चाहता है वो डेटा को आप कैसे एनालाइज कर पा रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो कि जो उसने चीज़ दी है वो किस तरह से है, वो पूछना क्या चाह रहा है, उसने वो बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें पूछता है। अब अगर ये चैप्टर की बात करें तो आपकी मैं स्टार्टिंग में जैसे हर चैप्टर में जब मैंने मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया था क्षेत्र में थी तो मैंने बताया था कि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें पता हो। तो सेम इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे हमने अभी देखा कि आपको एवरेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, औसत। दूसरा रेशियो, अनुपात की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। क्लियर है कि किन किन के बीच का कैसे उसने अनुपात पूछा है। दूसरा फ्रैक्शन भिन्न, ठीक है। और फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए 1 से लेकर 1/30 तक, लगभग 1/30 नहीं तो 1/20 भी मान के चलो, आपको कम से कम इतना तो पता हो, 1 से लेकर 1/20 तक के, ठीक है। जैसे 1/2 1/4 आपको पता है तो आपको 1/6 पता हो, 1/7 पता हो, 1/9 पता हो, 1/11 पता हो। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन होगा जो इसमें हम सवाल करेंगे वो आपकी फास्ट हो जाएगी। सेकंड आपका वही क्यूब और स्क्वायर याद हो क्योंकि कैलकुलेशन वाला काम पूछ रहा है। एक और क्या बात है, आपको टेबल्स याद हो, क्या याद हो, टेबल्स याद हो, क्योंकि ये भी आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगा। तो यहाँ बेसिक मान के चलो, मतलब आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ये पढ़ा है तो वो क्या होगा, आपका डेटा एनालिसिस का जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो वो 2 या 3 कम्बिनेशन में आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो उसने एक डायग्राम बनाया है, कुछ भी उसने डेटा दिया, उस पर वो एक क्वेश्चन पूछे, वो सिर्फ 2 या 3 4 क्वेश्चन पूछता है। तो हम अगर हमें 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिर्फ
डेटा एनालिस्ट पे आ जाता है। तो ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक तो ये बाकी अंडरस्टैंडिंग भी पूछ रहा है, क्योंकि देखो ये अलग एक चैप्टर है, ये अलग एक चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है और ये अलग चैप्टर है। तो उसने 1 2 3 4 चैप्टर तो यही पूछ लिए, ठीक है। अब एक बार देख लेते क्या है कि आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में डाटा विश्लेषण प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब हमने बता दिया कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 2 से लेकर 5 क्वेश्चन हम मान के चलो ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इजी हो, लेवल कैसा भी हो सकता है, ईजी हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, पर वो 2 से 5 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। डेटा विश्लेषण में पाई चार्ट, सारणी, आयात चित्र और ग्राफ चार्ट इत्यादि का पूछा जाता है। अब हम इन चीज़ों समझते हैं कि वो एक्चुअली पूछता कैसे है। जैसे पाई चार्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या होगा, एक वृत्त दे रखा होगा और उसमें छोटे या हिस्से कर रखे होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वो उसने बोल दिया कि राम है, उसकी मंथ की जो सैलरी है, मासिक सैलरी है, वेतन है, उससे वो खर्चा करता है कि 18% खर्चा कर रहा है वो किसमें, अपने कपड़ों में, 12% खर्चा कर रहा है अपने रेंट में, ठीक है, 30% बचा रहा है, ऐसे करके उसने तो पूरा बचा। तो आपको ये जानना ध्यान रखना होगा कि पाई चार्ट में क्या होगा, एक सर्किल दे रखा होता है, वृत्त है और उसमें उसको हिस्से कर रखे होते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है कि देखो, अगर हम वृत्त की बात करें तो उसमें 360 डिग्री बनता है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो कितना बनता है, 360 डिग्री। और पूरा अगर अनुपात देखें कि पूरा परसेंटेज अगर देखें तो मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, 100%। तो मतलब क्या कह रहा है कि 360 डिग्री किसके बराबर है, 100% के बराबर है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करते जाएंगे कि 1 डिग्री होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 100/360 डिग्री के। तो यहाँ से हटाया ये 0, 5 और ये 18, तो मतलब 1 डिग्री किसके बराबर है, 5/18% के। और अगर उल्टा करें तो 1% हमारे किसके बराबर है, 360 बटे में 100, तो 1% हमारा किसके बराबर है, हमारा आ गया 18/5 के, ठीक है। ये चीज़ आपको काम आएगी। जैसे उसने बोल दिया 12% उसने खर्चा किया, अब वो या तो बोल सकता है 12% बोले तो वो पूछ ले कि इसका कोण कितना बना रहा है, पाई चार्ट में वो कोण कितना बना रहा है, ठीक है। तो 12% कैसे हम निकाल लेंगे। अगर वो मान लीजिए उसने कोण दे दिया कि मान लीजिए 54 डिग्री का कोण बना रहा है, कौन सा, हमारा वो कपड़ों पे, कि कपड़ों पे इतना खर्चा कर रहा है वो, और वो कितने का कोण बना रहा है, 54 डिग्री का, तो कितना प्रतिशत अपने वेतन का खर्च कर रहा है। तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं कि हमें 1 डिग्री का पता है कितना होता है, तो 54 का हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पहला किसका आ गया, हमारा पाई चार्ट। दूसरा हमारे होता है सारणी। सारणी में क्या होता है, हमारा टेबल्स होती है, ठीक है। जैसे आप डेटा बोलते हो कि जैसे क्लास में बच्चे उनकी हाइट पूछी है, जैसे लड़कों की हाइट पूछी और उन्होंने डेटा डाल दिया, ठीक है, ये उसने डेटा डाल दिया। या हम बोलो कि जैसे हमारे कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी, कार की कोई कंपनी है, उसका उत्पादन किसी वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, तो यहाँ पे उसने उत्पादन लिख दिया, कौन से वर्ष में हुआ, उस पर मुनाफा कितना हुआ, क्या मुनाफा, वो मुनाफा लिख दिया। तो मतलब उसने एक टेबल बना दी, ठीक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है वो ये लिख दे कि ये तो हमारा है, मुनाफा आ गया, उसका कितना खर्चा हुआ वो भी लिखता है। तो ऐसे टेबल में, जो हम टेबल फॉर्म में अगर डेटा लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सारणी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, आयात चित्र। आयात चित्र में क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा, हमने इस तरह के डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। जैसे हमने क्रिकेट के जब मैच देखते हैं तो वो दिखाते हैं कि हर ओवर चलता जा रहा है और कितने कितने रन बनते गए, ठीक है। तो यहाँ क्या चलता है, ओवर चला होता है कि पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कितने कितने रन, जैसे इसमें 6 लिए, इसमें 8 10 लिए, 12 लिए, 7 लिए। तो ये आपका क्या होगा, एक हिस्टोग्राम, या इसको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम या आयात चित्र, ठीक है। तो जिसमें जितना वो उठा हुआ है, मतलब उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उतना वो डेटा बता रहा है, और नीचे वो बता रहा है कि किस किस में वो डेटा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, वो जो क्वेश्चन और कैसे बनते हैं वो हम आगे देख ही लेंगे। फिर हमारा है ग्राफ चार्ट। ग्राफ चार्ट में अगेन हम जैसे क्रिकेट के एनालिसिस हम क्या, इसलिए मैं बार बार एग्जांपल क्रिकेट का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत आसान हो जाता है समझना, ठीक है।
जैसे हमने इसका भी पाई चार्ट देखा होगा, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो वो दिखाते हैं कि कौन कौन से सेशन में किस किसने कितना कितना जीता, कि पहले सेशन में दूसरे सेशन में। वही जो गोल आकार का चित्र होता है वही हमारा क्या है, पाई चार्ट है। हम ग्राफ चार्ट की बात करें तो ग्राफ चार्ट क्या होता है कि जैसे आपका देखा ये कि विराट कोहली ने स्टार्टिंग में जब अपना करियर स्टार्ट किया तो उसका औसत कितना था 54 का, फिर बाद में वो 60 पे पहुंचा, फिर कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा गिरा, वो 48 पे आया, फिर वापस 53 पे। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको क्या कहते हैं हम, ग्राफ चार्ट। तो जब डेटा विश्लेषण में क्वेश्चंस होते हैं ना वो इन फॉर्म में पूछता है, या तो पाई चार्ट हो गया, टेबल हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, या सारणी आया चित्र हो गया, या ग्राफ चार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या होता है, डेटा को समझना होता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में जैसे हम क्वेश्चनों में समझते हैं कि क्वेश्चन में उसने लिखा कि शाम ने कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उसको 150 में बेचा तो कितना मुनाफा हुआ। तो आप जैसे उस चीज़ को समझ रहे हो कि उसने उसके पास 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 150 में बेचा तो उसको मुनाफा 50 का हुआ, और किस पे मुनाफा हुआ वो हमें पूछा है। ऐसे सेम इसमें हमें क्या करना है, समझना है कि डेटा उसने दे तो दिया है सब कुछ, अब उसने डेटा पूछा कैसे है और निकालना कैसे है वो हमें इस चीज़ में समझना है। ठीक है, या ये फॉर्म है इसने इस चीज़ में कैसे है वो देखना होता है। कई बार वो कंपैरिजन दे देता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली का दे दिया कंपैरिजन, ठीक है, या इंडिया श्रीलंका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन दे दिया। तो वो आपको वो ध्यान रखना है, वो बारीकियाँ ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है और किस जगह पूछ रहा है। वो अनुपात, जो अगर अनुपात के क्वेश्चन पूछ रहा है तो किन किन के बीच का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत सारा है तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो आपकी वो जो समझ है वो देख रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक चैप्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एग्जाम पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो मैथ के 25, आपसे गणित के 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो उसने आपने नॉलेज तो चेक कर ली कि आपको क्या आता है, पर आपसे वो ये भी तो देखना चाहता है कि आपका जो डेटा आता है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कहीं पे भी आप काम करोगे, आपसे वो ये देखना चाहता है कि आपके पास इतना सारा काम आएगा, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, उनमें कैसे आप मैनेज करते हो, उन डेटा को आप कैसे कलेक्ट करते हो और उनको कैसे समझते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है उसमें आपको क्या होता है, आपको रोज़मर्रा में हर जगह दिन में 100 बार आपको ऐसी चीज़ें पढ़ती हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, तो उसी चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन को बनाया है। और उसमें क्या करा, उन्होंने इन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये रोज़मर्रा पे हमको काम आती हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं अब इनको करना कैसे है, उनके लिए क्या क्या समझदारी दिखानी है। पहले शीघ्र हल करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले दिए गए चित्र को शीघ्रता से देखें और ध्यान से देखना है। ठीक है, कि इसने क्या पूछा है, ठीक है, क्या क्या डेटा है, किन किन के बारे में डेटा है। फिर क्या ध्यान रखें कि यूनिट एक जैसी हो। ठीक है, कि जैसे कारों का उत्पादन है वो करोड़ों में है, लाखों में है, हज़ारों में है। ठीक है, क्या औसत दे रखा है वो 50 टेस्ट मैच का दे रखा है या वनडे का दे रखा है। ठीक है, या स्ट्राइक रेट दे रखी है या एवरेज दे रखा है, वो ध्यान रखें। यदि कोई भिन्न यूनिट पाते हैं तो उसे एक ही यूनिट में बदलें। जैसे हम ट्रेन और स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जैसे मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड में होता है, तो जैसे क्वेश्चन वो पूछता है उस हिसाब से हम बदलते हैं, सेम उसी हिसाब से इस पर भी बदलना है। अगला क्या है, सारणी में नीचे दिए गए जोड़, प्रत्येक एंट्री का जोड़ हो सकता है। ठीक है, कई बार जो टेबल होता है उसमें नीचे जो टोटल दे रखा होता है हो सकता है कि वो साल ना दे रखा हो या साल ना दे रखा हो सकता है वो सबका जोड़ हो। ठीक है, आगे देखें, जितना हो सके चित्र को देखकर ही उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, एनालाइज ना करें कि अरे हमें क्या जो डायग्राम दे रखे हैं हमें उसी से एनालाइज करना है। इमेजिन नहीं करना है कि यार इतना हो सकता है या उतना हो सकता है, या क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट पूछा है, नहीं, हमें जो भी जितना भी हो सके हमें पूरा जो है चित्र है ना उन्हीं को देख के क्वेश्चन करना है। हर बार क्वेश्चन होगा पूछेगा, आपको चित्र पे आना है और वापस आपको क्वेश्चन उधर से ही ढूंढना है। आयत चित्र व पाई चार्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमने वो देख ही लिया कि अगर पाई चार्ट है तो मतलब ये ध्यान रखें कि 360 डिग्री का पूरा कोण होता है। पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। और उसी प्रकार उस 360 डिग्री में जो हमारा पूरा परसेंटेज उतना होता है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है 100%, तो 100% होता है। तो 360 डिग्री कितने परसेंट का होता है, 100% में। तो उसने क्या होता है, या तो वो जो चीज़ों को बांटेगा वो कोण के हिसाब में बांटेगा या प्रतिशत में बांटेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम आयत चित्र की बात करेंगे, आयत चित्र की बात करेंगे तो उनका भी बताना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितनी बार हुआ या कितना हुआ। ठीक है, और यहाँ ये दे सकता है कि किस किस के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे लिखा होगा,
हो सकता है वो यहाँ ना लिखे, वो क्या करे यहाँ पे आपको डेटा लिख दे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा किसके लिए कब आएगा, ठीक है, आपको ये रीड करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट पढ़ने वाला जो कंसेप्ट है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या देखना है कि जो चार्ट है वो कैसे पढ़ा जाता है, उनमें वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। तो हम स्टार्ट क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन देखते जाएंगे कैसे कैसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डायग्राम से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देश 1 से 5, मतलब क्या कह रहा है कि ये जो हमें वो दे रखा है, ग्राफ या चित्र दे रखा है, इसी से आगे के 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन इसी से हल करना है, ठीक है। अभी पहले ये क्या है, ये है हमारा क्या, पाई चार्ट, ठीक है। क्या है हमारा ये पाई चार्ट। हमने पाई चार्ट के लिए क्या पता चला कि 100% किसके बराबर होता है, हमारे 360 डिग्री के, ठीक है। यहाँ सबको हमें किस में दे रखा है, प्रतिशत के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार कोण में डाल देते हैं कि बाई चांस वो कभी क्वेश्चन कोण में पूछ ले तो, ठीक है, कोण के हिसाब से देखेंगे। और अगर पूछे या ना पूछे, राइट नाउ हमें सिर्फ समझना है, तो समझने के लिए हम को क्या कर लेते हैं, कोण में डाल लेते हैं। तो 1% किसके बराबर जाएगा, 360 डिग्री बटे में 100, यह आ जाएगा हमारा 18 बटे में 5 डिग्री किसके बराबर, 1% के बराबर, ठीक है। मतलब सबको किससे गुणा करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे किया तो यह आ जाएगा 5 2, यह आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 72 बटे में 5, ये कितना आ जाएगा, 3 54 डिग्री, ठीक है। 18 इंटू 2 5 5, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, दोनों की दोनों आ जाएंगे हमारे 324 बटे में 5 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 7 18 इंटू 7 126 डिग्री, ठीक है। तो हमने सबके लिए डिग्री में निकाल दिया और सबका प्रतिशत निकाल लिया। प्रतिशत किस चीज़ का वो दे रखा है कि व्रत में एक पुस्तक को बनाने के लिए विभिन्न खर्चों को दर्शाया गया है, किसमें, प्रतिशत के रूप में। हो सकता है वो किताब का खर्च 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, लाख में हो, ठीक है। तो उनका खर्चा बता रखा है, उसका खर्चा कैसे कैसे लगता है कि जैसे छपाई में खर्चा 35% लग रहा है, कागज़ की लागत में 10%, फिर विविध व्यय हमारे 4% हैं, रॉयल्टी 15%, विज्ञापन पे 18% और जल्दसाजी और कटाई में 18%, ठीक है। और उनको हमने किस में साथ साथ दर्शा दिया, डिग्री में, ठीक है। तो अब इनसे जो क्वेश्चन जुड़े हुए वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्या बोल रहा है कि कागज़ की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का मान क्या है, ठीक है। देखिए हमने कोण अभी निकाल लिए थे तो हमें उसके लिए आसान हो गया। तो हमारा क्या है, कागज़ की लागत में कोण कितना बना है हमारा, 36 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी 36 डिग्री, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है हमारा कि यदि छपाई का व्यय 17,500 है, ठीक है, और छपाई का व्यय हमारा कितना दे रखा है, छपाई पे 35 डिग्री, ठीक है, और रॉयल्टी पे 15, तो 35% हमारा किसके बराबर है, 17,500 के। तो हमें रॉयल्टी पे निकालना है, तो रॉयल्टी पे हमारा कितना है, 15%, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 17,500 बटे में 35, ये एक के लिए आया, हमें 15 के लिए निकालना है तो गुणा 15, ठीक है। 5 से गया ये 3, 5 से गया 7, 7 एकम 7, ये आ गया हमारा 2500। तो यहाँ से हमारा कितना आया, 2500 इंटू 3 7,500 रुपये, ठीक है। अगर छपाई पे व्यय हमारा 17,500 है तो रॉयल्टी में हमारा कितना लग रहा है, 7,500, ऑप्शन बी, ठीक है। ये ध्यान रखें कई बार वो क्वेश्चन में ना डेटा बदलता रहता है, ऐसा ना हो कि जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि छपाई का व्यय 17,500 है तो सबके लिए यहीं से सारी चीज़ें निकल जाएंगे, हर बार वो डेटा बदल देगा। हो सकता है अगले क्वेश्चन में वो रॉयल्टी के लिए बोल दे 4,000 रुपये, ठीक है, यहाँ 7,500 देखा है, वहाँ रॉयल्टी में बोल दे 4,000, तो आप कंफ्यूज ना हो कि अरे यहाँ पे रॉयल्टी 7,500 निकल रही है, वहाँ पे 4,000 दे रखी है कि ऑप्शन में 4,000 आ जाए,
नहीं, हर क्वेश्चन के लिए वो डेटा बदलता रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पूछता रहेगा, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है। अब प्रतिशत कितना भी हो सकता है, ठीक है, प्रतिशत की, क्योंकि प्रतिशत तो 100 तक जाएगा। अब उसको प्रतिशत को किसी के बराबर कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ जैसे 35,000 17,500 के बराबर कर दिया, हो सकता है वो अगले क्वेश्चन में कहीं बोलते कि 35% हमारे किसके बराबर हो, 7,000 के बराबर हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ना देखें कि अरे पहले में क्या पूछा था, तीसरे में क्या पूछा था, आपको सीधे कहाँ आना है, वो जो डायग्राम है पाई चार्ट पे, पाई चार्ट से हमें क्वेश्चन करना है। हर बार क्वेश्चन हमारा कहीं से दिखेगा, पाई चार्ट से। जो हमारा ये नियम था कि जितना हो सके चित्र को देखकर ही उत्तर को ढूंढें, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन में ना जाएं कि हमने क्या क्वेश्चन था और पुराने वाले क्वेश्चन में इसका आंसर ये था, ठीक है। ये अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि यदि विविध व्यय 6,000 है और विविध किसके बराबर दे रहा है, 4% के बराबर। 4% हमारा किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है, ठीक है। तो बोला रॉयल्टी से जल्दसाजी के व्यय में कितना अधिक है, तो रॉयल्टी हमारा कितना है 15%, ठीक है। और जल्दसाजी तथा कटाई ये हमारा कितना दे रखा है 18%। तो हम दोनों इसका अंतर पूछा है, तो 18 - 15 3% पूछा है, तो 3% यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा 6,000 बटे में 4 गुणा में 3, तो यह आएगा 1500, 1500 गुणा 3 4500 रुपये, ठीक है। तो रॉयल्टी जल्दसाजी और कटाई रॉयल्टी से कितना अधिक है 4,500 रुपये। तो ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे विज्ञापन के लिए व्यय का केंद्रीय कोण, विज्ञापन के लिए केंद्रीय कोण और छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, ठीक है। तो हमारा विज्ञापन के लिए कोण देखेंगे, विज्ञापन के लिए कोण कितना है हमारा 324/5, ठीक है। और छपाई पे कितना है 126, तो यह निकालेंगे 126 डिग्री माइनस 324 बटे में 5, ठीक है। 6 पंजे 30, 2 और 4 और 4 पॉइंट, यहाँ से कितना होता है 4 0 और 8, ठीक है। और यह 126 पॉइंट, ये 26 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, छपाई का कोण है, और ये हमारा कोण किसका है, हमारा विज्ञापन का कोण, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आंसर 2 5 4 1 और 6, तो 61.2 डिग्री का कोण अधिक है, ठीक है। जो हमारे छपाई का कोण है वो 126 है और विज्ञापन का कोण हमारा 64.8 है, तो दोनों के कोण का अंतर पूछा है, तो वो आएगा हमारा 61.2। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कागज की लागत, कागज की लागत पे हमारा कितना प्रतिशत था 10%। एक बार देख लेते हैं, 10% ही था। कागज की लागत 36 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, कितना 36 डिग्री। और छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हमारा है 10% और ये हमारा है 35%, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत लगभग है, तो छपाई का लगभग कितना लगभग है, तो 10/35 गुणा 100, ठीक है। 5 से क्या 2, 5 से क्या 7। अब देखो ये क्या है हमारा 200 बटे में 7, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो यह आता है 1/7 गुणा में 200, ठीक है। ये मेरा क्या है 1/7 बटे में 200। अब हमें भिन्न का पता होता तो मैंने बताया था ना 1 से लेकर 1/30 1/20 तक हमको याद होना चाहिए। अब 1/7 हम या तो भाग देना स्टार्ट करो, या अगर हमको पता है सीधा सीधा तो ये क्या होता है 14.28% में 100 में बोल रहा हूँ मैं, तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा ये मेरा, ठीक है। 14.28 गुणा में 2, तो यह आ जाएगा मेरा 28.57%, ठीक है। तो उत्तर मेरा कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी,
उसने राउंड ऑफ करके बोला है। हमारा आंसर क्या है 28.57 या 28.6%। ठीक है, तो इसलिए प्रतिशत का जो आप मैंने जो बताया भिन्न कि 1 से लेके 1/20 तक आपको भिन्न पता होगी। 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/7, 2/7, क्योंकि उनमें क्या होता है आपको उनको प्रतिशत में जैसे ही होगा तो आपको क्या कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आपको क्या अब यहाँ पे हम क्या करते, इसका भाग देते, यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करते और फिर उसको सॉल्व करते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें भाग नहीं देना पड़ा, हमें सीधा सीधा पता था कि 100/7 हमारा कितना होता है 14.28 और गुणा किया 2 से हमारा कितना है 28.57। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन में टाइम बचाना है और कैलकुलेशन में टाइम बचाना है तो उसके लिए हमें क्या भिन्न पता होंगे तो और आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर आपसे क्या पूछा, देखो आपसे इसने यहाँ पे भिन्न पूछ लिया, उससे पहले हमसे उसने कोणों का अंतर पूछ लिया। ठीक है, फिर हमने अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन में वो अनुपात पूछ ले। तो आपसे वो हर क्वेश्चन में ना हर तरह के जितना आपके कंसेप्ट हैं, जितना हमने अब तक पढ़ा है, जितना ऐसा होता है ना कि ये चैप्टर आपको सबसे आखिरी में पढ़ा जाता है कि आपने जितना भी अब तक पढ़ा है उन सारे कंसेप्ट का बेसिक आपका पूछा होता है और उसी से तोड़ मरोड़ के थोड़ा घुमा के डेटा में डाल के वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे 5। अगला हमारा क्या है, क्या बोला कि निर्देश 6 से लेके 8, मतलब वही 3 क्वेश्चन होगा 6, 7, 8। निम्न में दिए गए आरेख में कंपनी के विभिन्न कार्यालयों ए से लेकर ई के कार्य में करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण या ब्रेकअप दर्शाया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 2400। ठीक है, 2400। और यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सब किस में दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं। तो 360 डिग्री किसके बराबर है हमारे 2400 के। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा हमारा 2400 बटे में 360। तो 0 से 0 हटा, 12 से 3, 12 से 2 और 0, तो 1 डिग्री किसके बराबर आया 20 बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो जैसे ए के लिए आ जाएगा हमारा 126 गुणा में 20/3, 4 और 2 840। ठीक है, ये 840 आया। बी के लिए निकालेंगे 20/3 गुणा 18, 6, यह आ जाएगा 120। ये कर्मचारियों की संख्या, ध्यान रखना कोण नहीं है या प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे कोण दे रखा है। ये है ए में कितने हैं 840 कर्मचारी, बी में कितने हैं 120। सी के लिए निकालेंगे तो क्या जाएगा, देखो 8 या 18 दिए 54 है, तो 120 गुणा 3 360। ठीक है, यह आ जाएगा 18 120, तो ये 5 गुणा है तो यह आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, 18 चौक 72, 12 चौक 48, तो यह आ जाएगा हमारा 480। ठीक है, तो हमारे कर्मचारी हो गए सारे बढ़ गए 840, 120, 360, 600 और 480। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है। ठीक है, 20% है, सी में किसका पुरुषों का, तथा ई में महिलाओं का प्रतिशत कितना है 40%। ठीक है, यहाँ सी और यहाँ पे ई, सी ई पुरुष और महिलाएं। ठीक है, तो ई में कितना है 40% है, बी में कितना है 20% है। ठीक है, तो ई में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या, ई में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या और सी में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या 80% निकालना है, क्योंकि 20% पुरुष है तो 80% निकालना है। सी का 80% और ई का 40%। अब ये कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। तो सी का 80% 360 बटा, तो अनुपात निकालेंगे सी का 80%, ठीक है, बटे में ई का 40%। हमसे यही तो पूछा है वो, यहाँ से निकालेंगे। सी का कितना है 360 बटे में 80 बटे में 100। ई के लिए कितना, ई में कितना है, ई में है 360, ई में है 480,
ई में आ जाएगा 480 गुणा में 40/100। ठीक है, देखिए 100 से 100 घटा, 40 से कम 40, 40 दूना 80। ठीक है, 12 चौक 48, 12 तिया 36। ठीक है, 2 से 1 ये 2, तो अनुपात कितना है हमारे यहाँ से 3/2, या कह दें 3:2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3:2। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया उसने अनुपात के क्वेश्चन, डेटा वही निकाला था, क्वेश्चन किसने बना दिया कहीं पे, प्रतिशत और अनुपात का। क्लियर है, उसने पहले प्रतिशत का पूछा कि प्रतिशत आप यहाँ पे महिलाओं की संख्या निकालें, और उसके बाद हमने क्या निकाला, उसका अनुपात निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या को 40%, ठीक है 40% बी और ई में बराबर बांट दिया जाए, तो ए में पहले कितना था, ए में हमें पहले देखते तो नहीं था कितना है हमारा, ए में है हमारे 840, तो 840 का 40% निकालेंगे, 840 का 40%, 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा, 4 चौक 16, 1 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, 8 चौक 16, 1 8 चौक 32 दे दीजिए। ठीक है, और इसका क्या बोला इसने, ये हमारा 40% है, और उसको कितना बोला, बी और ई में बराबर बांट दिया है, बी और ई में बराबर बांट दिया है, तो इसका बटा 2 करेंगे तो क्या देगा, 1 6 और 8। ठीक है, 168 इधर और 168 इधर। ठीक है, ये बढ़ गए, बी में इतने हो गए, ई में भी इतने जुड़ गए, बी में पहले से भी कुछ होंगे, ई में पहले से भी कुछ होंगे, पर जो ए से लोग इधर इधर ट्रांसफर कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि तो बी और सी के कर्मचारियों की संख्या का कुल अंतर कितना है, तो बी और सी में कर्मचारियों का अंतर कितना है, तो सी में कितने कर्मचारी है, पहले बी में देख लेते कितने कर्मचारी हो गए, बी में 168 तो ये आए, और पहले से कितने हमारे, बी में पहले हैं हमारे 120 और सी में 360, 120 ये है, तो ये आ गया हमारा 288। ठीक है, ये कितना आ गया 288 हो गया, और सी में हमारे पहले से कितने हैं 360, सी में पहले से कितने हैं 360, तो हमें अंतर निकालना है, तो सी माइनस बी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 288। ठीक है, 60 और 12 72, तो कितने का अंतर है, 72 कर्मचारियों का अंतर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, अगला देखेंगे, क्या हो रहा है कि उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या क्या है जो 350 से और 650 के बीच में कर्मचारी हैं, 350 से 650। ठीक है, तो निकालते हैं एक बार, कहाँ पे आना पड़ेगा, वापस चार्ट पे, 350 से 650, ए है नहीं, क्या हमारा ए है नहीं, ए नहीं है। ठीक है, बी में बी भी नहीं है हमारा, सी है, डी भी है, और ई है, तो कितनी कंपनी है, 1 2 और 3, तो उत्तर क्या जाएगा हमारा 3। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 3। ठीक है, मतलब हमें कर्मचारी जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने मेहनत करी थी कि सारे कर्मचारियों को हमने बांटा कि कितने कर्मचारी किस में हैं, उनसे हमें मदद मिली क्योंकि सारे हर जगह में निकालने ही पड़े, और ए और ऐसा था कि ए का निकालना है या नहीं निकालना, वो हमें यहाँ भी पता चल गया कि हमें डेटा कोशिश करोगे हम डेटा वहीं का वहीं निकाल लो। ठीक है, और ये तो हमने जो थोड़ा मेहनत लग रही है कि आगे पीछे कर रहे हैं स्लाइड्स को कि बार बार हम चार्ट देख रहे हैं, जब हम एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमको चार्ट हर बार आता है और हर बार क्वेश्चन आएगा और ऊपर चार्ट साथ में पूरा आता है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या हो रहा है कि हम थोड़ा देखते जा रहे हैं, है ना, बार बार पीछे कि एक साथ हमने चार्ट इकट्ठा कर दिया, थोड़ा स्क्रीन का है और इतना थोड़ा वो नहीं है, यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि पीपीटी से हम पढ़ाते हैं। तो बस आपको बस ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने कितने ग्रुप में या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा बी,
क्लियर है। तो हमारा जो डेटा है वो निकालना में आना चाहिए, पाई चार्ट्स को हमें देखना आना चाहिए कि पाई चार्ट को देखते कैसे हैं। पहले हमने प्रतिशत में देखा कि पहले उसने प्रतिशत में दे रखा था, दूसरी बार उसने क्या दे रखा था, हमें डिग्री में दे रखा था। ठीक है, आगे देखेंगे अब क्या बोल रहा है कि निम्न बार ग्राफ, ठीक है, अब ये बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम हो गया। क्या कह रखा है कि अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, कि हरे को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, लाल को, पीले को और नीले को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या है, पीला और नीला। तो पीला हमारे कितना है 150 और नीला हमारा कितना है 50, तो दोनों के अंतर पूछा है, तो क्या जाएगा हमारा 100। तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन डी 100। कितने कितने छात्रों का अंतर है 100 छात्रों का, तो 9 का ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि निम्न तालिका विभिन्न विद्यालयों में उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जो अपने पसंदीदा खेल चुनते हैं। ठीक है, ये विद्यालय है, ये हमारी टेबल आ गई, देखो ये हमारे स्कूल आ गए, विद्यालय आ गए। यहाँ पे गेम जिनको लोग कितने लोगों को पसंद है, जैसे अमेरिकन फुटबॉल, सॉकर, टेनिस, क्रिकेट, और उनकी संख्या दे रखी कि कितने कितने छात्रों को कितने कितने कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि अमेरिकन फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या किस विद्यालय में। तो अमेरिकन फुटबॉल में आएंगे पहले, तो ये रहा हमारा अमेरिकन फुटबॉल। ठीक है, तो अमेरिकन फुटबॉल में हमारे ये विद्यालय में कौन कौन से छात्र हैं। अब उसने क्या बोला है कि कौन सा विद्यालय जिसमें अधिकतम छात्र हैं, तो किस में है हमारे 57, 29, 46 और 59। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कौन सा विद्यालय नंबर डी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन ए। ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, विद्यालय कौन सा है डी है और ऑप्शन क्या आएगा हमारा ए। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन ए। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट की विशेष 8 विभिन्न ब्रांडों में बेची जाने वाली कारों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, अलग अलग कार है कि B1, B2, B3 ऐसे कोई कार है, और उनको किस में दर्शा रखा है हमने परसेंटेज में। ठीक है, प्रतिशत में दर्शा रखा है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष के दौरान, दिए गए वर्ष के दौरान ब्रांडों में बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है 2800 रुपये। कुल संख्या हमारी कितनी है 2800, मतलब 100% किसके बराबर हो गया हमारे 2800 के। तो 1% हमारे किसके हो गया 28 के बराबर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि B2 और B6 के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर क्या है B2 और B6 के बीच में। तो B2 क्या है हमारा 15, B6 क्या है हमारा 8, तो 15 - 8 ये कितना आ गया 7%। ठीक है, और 100% हमारे किसके बराबर है 2800 के। ठीक है, तो 1% हमारा आएगा 28 के बराबर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7% आ जाएगा, 7% आ जाएगा हमारा 7 × 28, तो 8 7 56, 7 दूनी 14 और ये ठीक है 196। तो कितने का अंतर है 196 का ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक बार चार्ट दे रखा है और एक छात्र को एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का, एक परीक्षा में जो अलग अलग विषय हैं उनमें उसका अंक दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे 96, S1 को 96, S2 में 88, S3 में 43 ऐसे करके उसके 7 एग्जाम पेपरों में मार्क्स दे रखे हैं। अब वो क्या बोला कि S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक, S1 और S6 कितना है 96 और S6 क्या है हमारा 59 का प्राप्त कुल अंक S4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो S4 में क्या है 71 है। तो क्या बोल रहा है कि 96 + 59 बटे में 71 × 100। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 155 बटे में 71 × 100। अब मैं या तो इसको गुणा करूं, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। एक बार मैं ऑप्शन देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ ऑप्शन देख रहा हूँ, देखो ऑप्शन थोड़ा थोड़ा दूर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगाता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मानता हूँ कि 155 वो 71 की जगह कितना है 70 है, और ये गुणा क्या है 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 7 दूनी 14, 1 221.4। ठीक है, मेरा कितना आ रहा है 221.4।
अब मैंने 71 को 70 किया है, मतलब नीचे कम किया है, तो मेरा जो आंसर होगा वो इससे कम आएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा, कम आएगा। तो इससे मेरा कम क्या आ रहा है, मेरा ऑप्शन बी 218.31। तो मेरा सही उत्तर क्या होगा, 218.31। अभी अप्रोक्सीमेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा ऑप्शन दूर दूर होता है ना, तो और आसान हो जाता है निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि 225 भी आ सकता है, पर नहीं। देखो, आपने अगर ये बढ़ाया होता तो आंसर घट रहा होता, तो आपका आंसर क्या होता, डी। आपने इस पर क्या करा, इसको घटाया है तो वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना, जैसे 2/4 करूँ तो क्या आएगा, 50%। वहीं अगर मैं इसको कम कर दूँ, कम किया ना, तो क्या आएगा 66.66। तो मतलब वैल्यू मेरी बढ़ी है। तो मेरा आंसर आना क्या था, 50 आना चाहिए था, पर मैंने क्या करा, ये करा। तो इस वजह से मेरा आंसर थोड़ा बढ़ा है। इससे आंसर क्या होगा, मेरा एक्चुअल उत्तर क्या होगा, मेरा इससे कम आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं तो क्या करो, अगर आपको ये इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस चीज़ में, तो हम क्या करो, सीधे सीधे भाग दो। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, 218.31%। ठीक है, यहाँ पर बस उसमें क्या करा, हमारा टाइम खाया है। ठीक है, तो आपको जो अप्रोक्सीमेशन वाले काम होते हैं वो भी आने चाहिए, क्योंकि जैसे बैंक के आप एग्जाम देते हो या बड़े कैलकुलेशन होती है, उनमें अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस बहुत चल जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, जब ऐसी कैलकुलेशन हार्ड होती है, वो ऑप्शन हमेशा दूर देगा। ठीक है, जिससे आपके आंसर अप्रोक्सीमेशन से निकल जाए। तो सही उत्तर क्या होगा उसका, 12वें का ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे देखेंगे 13 नंबर। निम्न पाई चार्ट उन खंडों के केंद्रीय कोणों का माप दर्शा देता है जो 7 अस्पतालों में एक साथ लिए गए बिस्तरों की कुल संख्या है। ठीक है, 7 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को दर्शाते हुए। ठीक है, यदि H7 में बिस्तरों की संख्या कितनी है, 39। H7 में 26 डिग्री किसके बराबर है, 39 के। तो 1 डिग्री किसके बराबर आया, 3/2 के बराबर। ठीक है, तो क्या बोला कि सभी 7 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी होगी। तो 1 डिग्री 3/2, पूरा कोण कितने का होता है, 360 का। तो 360 क्या हो जाएगा, 360 गुणा 3/2, 180, यह आ जाएगा 540। तो कुल बिस्तरों की संख्या कितनी है, 540, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में जो होता क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका एक सप्ताह में दौरान एक स्टेशनरी स्टोर पर बेची गई 6 विभिन्न रंगों की कलम और रबड़ों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है कि C3 और C4 रंग वाले रबड़ों की कुल संख्या, C3 और C4 ये है, उसमें क्या रबड़ों की, ध्यान रखना रबड़ और कलम दोनों दे रखा है। कुल संख्या ये कितना है, 30 है। प्रत्येक रंग की कलमों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। ये हमारी कितने टोटल कलम निकालेंगे, मतलब औसत निकालेंगे, पहले कुल निकालना पड़ेगा। तो 4 2 6, 6 2 12, 18, एक कैरी 3 5 9 11 13 और 16। ठीक है, अगर औसत निकालूंगा तो क्या जाएगा 6, क्योंकि 6 तो 168/6। अब क्या बोल रहा है कि 30 मेरे इसका कितना प्रतिशत है, तो 30/168 ऊपर चल जाएगा, गुणा में 6, प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, यह आ जाएगा मेरा 180/168 गुणा 100। ठीक है, 30 गुणा 6, 180/168। 2 से क्या आएगा 8 4। ठीक है, 2 से क्या 8 और 4, यह आ गया मेरा 90। फिर 2 से क्या 48, 4 और 2 42, 2 से फिर गया 45, 2 से फिर गया हमारा क्या हो गया 2 से गया 21, 2 से गया 50, 3 से गया 7, 3 से गया 15। ठीक है, तो 15 5 75, तो 750/7। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम 107.14%। ठीक है, कितना गया 107.14%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कि ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। ठीक है, दैनिक पारिश्रमिक
पाने वाले कामगारों की संख्या निम्नलिखित दे रखी है और कुल कारीगर कितने हैं हमारे 200, ठीक है। उनकी दैनिक वो दे रखी है कि दिन में वो कितना कमा रहा है और कितने कर्मचारी, मतलब 400 कमाने वाले कितने हैं 20 है, 450 25 ऐसे करके हमारे सबका दे रखा है। और कुल कर्मचारी कितने, कुल कामगार कितने हमारे 200, ठीक है। अब क्या हो रहा है 500 550 से कम, 550 से कम, मतलब 400 450 500 550 से कम, तो ये 3, ठीक है। ये 3 पाने वाले कामगारों की कुल संख्या 550 से अधिक कामगारों वाली संख्या 550 से अधिक, ये है पाने वाले कामगारों की संख्या को कुल कितना प्रतिशत है, ये निकालेंगे 100 125, ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया हमारा 75, ठीक है। तो 75 बटा 125 गुणा 100, ये निकालना है। 25 से क्या 3, 25 से क्या 5, 20, याद आएगा हमारा 60%। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्या बोला कि निम्न निर्देश 16 से 18 निम्नलिखित ग्राफ को अध्ययन करके उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर करें, ठीक है। 5 कंपनियों में मोटरसाइकिल की मांग और उत्पादन दे रखी है, ठीक है। तो जो काले में दे रखा है वो हमारी क्या है, मांग है, और जो ग्रे में जो हल्के रंग में है वो हमारा क्या है, उत्पादन है, ठीक है। मांग किसमें, हजारों में है, ये देना हजारों में है मांग, संख्या दे रखी है हमें, और 5 कंपनी, ये कंपनी 1 है, बी और सी और डी और ई, 5 कंपनी, मांग और उत्पादन, ये चीज़ें देखिए। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, क्या कह रहा है कि कंपनी ए बी सी की मोटरसाइकिल का औसत उत्पादन, ध्यान रखना किसका, ए बी और सी का, और कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ए बी सी का देखें, ए बी और सी की उत्पादन का 75 प्लस 90 कितना हो गया हमारा 25, 15 हो गया, ये 15 या ये 65, तो 165 और 135, 165 और 35 300, 300 बटा 3 100, तो हमारा औसत कितना है, हमारा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का औसत निकालना है। तो ये देखा है 75 प्लस 90 प्लस 165, ठीक है, यही देखा है 135, ये कितना देखा है हमारा 135 के बराबर, बटे में 3, याद आएगा हमारा 25 प्लस 30 प्लस 45, 30 50 और 70 100, ठीक है। तो औसत आ गया हमारा तीनों उत्पादनों का ए बी सी का। अब डी में मोटरसाइकिल की मांग, डी में मोटरसाइकिल की मांग कितनी है हमारी, डी में मोटरसाइकिल की मांग मतलब क्या है 125 का कितना प्रतिशत कम है, डी में हमारा क्या है मोटरसाइकिल की मांग, और डी में कितनी मांग है 125 की, ठीक है। तो औसत कितना प्रतिशत उससे कम है, ठीक है। तो 100 125 माइनस 100 बटे में 125 गुणा 100, याद आएगा। तो 25 बटे में 125 गुणा 100, 5 20, तो 20% कम है, ठीक है। कितना कम है, 20% कम है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर है। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आपको प्रतिशत वाले अनुपात वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब इसने हमसे यहाँ पे क्या औसत भी पूछा और उसने हमसे यहाँ पे प्रतिशत भी पूछ लिया, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट इन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करें, और अगर थोड़ा सा रिवाइज हो तो आपको यहाँ प्रैक्टिस यहाँ पे हो ही जाएगी, ठीक है। आप चार्ट भी कैसे पढ़ रहे हो कि उसने चार्ट में क्या पूछा, औसत उत्पादन पूछा, किस किसका पूछा, डी में उसने किसका पूछा, तो हम चार्ट भी पढ़ोगे तो आपको चार्ट पढ़ने की भी आदत होगी, ठीक है। तो आपकी एक तरह से ये कि अगर आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपकी किन की प्रैक्टिस हो रही है, इस चैप्टर की तो हो ही रही है प्रैक्टिस, साथ में किन की हो रही है, आपके औसत वाला चैप्टर हो गया, आपका प्रतिशत वाला, भिन्न वाले, ठीक है, वो वाले चैप्टर भी आपके साथ साथ क्लियर हो रहा है। आगे देखेंगे क्या बोला है कि कंपनी बी और ई की मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन बी और ई का, ठीक है, सभी कंपनी की मोटरसाइकिल की कुल मांग का कितना प्रतिशत है, बी और ई का कुल उत्पादन, ठीक है,
बी और ई का कुल उत्पादन बटे में कितना प्रतिशत है? सभी कंपनियों का, सभी की मांग। ठीक है, यहां से निकालेंगे ऑप्शन में, यहां जाएंगे बी और ई का कुल उत्पादन 90 और 120, तो यहाँ डालेंगे 90 प्लस 120। ठीक है, सभी की मांग 100, 70, 110, 100, 70, 110, 125 और 95, 125 और 95। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से, यह आ जाएगा हमारा 210, प्रतिशत निकालने के लिए जाएगा 100 से गुणा बटे में, यहाँ जोड़ेंगे 170 और 180, 280, 280 और 100 380 और 120 500। ठीक है, गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 चौक 20 और 2, तो कितना प्रतिशत है हमारा? 42%। ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? वह कंपनियां कौन सी हैं जिनकी मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से लगभग 12% अधिक है? मतलब क्या कह रहे हैं? उत्पादन बटे में मांग। ठीक है, बटे में क्या है? मांग गुणा 100, लगभग 12%। मतलब क्या हम क्या कह रहे हैं कि 112 के अराउंड आए, किसके बराबर आए? 112 करें, या दोनों का अंतर निकालें और फिर बटे में मांग करें तो 12% आए। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि 12%, लगभग 12% अधिक है। ठीक है, सबके लिए निकालेंगे एक बार, ए के लिए भी निकालते हैं, पी, सी, डी और ई। ठीक है, उत्पादन बटा मांग। तो जैसे ऑप्शन ए के लिए देखेंगे तो मांग उत्पादन बटा मांग, उत्पादन कितना है? 75, मांग कितना है? 100। तो यहाँ तो देखो हमारा वैसे ही कम है, यहाँ तो हमारा वैसे भी कम है, 75 बटा 100, 75 बटे में 100 गुणा 100, ये कितना आ रहा है? सिर्फ 75% आ रहा है। हमें कितना चाहिए? 112। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। फिर से आएंगे बी के लिए, आएंगे 90 बटा 70, 90 बटा 70 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटा 7 कितना होता है हमारा? 14.28 गुणा 9, तो 126, 128, लगभग 128 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। सी के लिए लेंगे, सी के लिए क्या है? 135 बटा 110, 135 बटे में 110 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, यह आया 1, यहाँ से 2 और 5 2। ठीक है, 22 3 0 2 2 और समथिंग, मतलब 122 आ रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। आगे देखेंगे, डी के लिए देखेंगे 140 बटा 125, 140 बटा 125 गुणा 100, 5 से क्या? 25 से क्या? 4, 25 से क्या? 5, 5 से क्या? 2, 4 0 8, 28 चौक 56, 112, यह हमारा है 112% जो हमसे उसने पूछा है। एक बार ई के लिए भी चेक कर लेते हैं। ई के लिए क्या है? 120 बटा 95, 120 बटा 95 गुणा 100, 5 से क्या? 19, 5 से क्या? 20, 240 बटे में 2440 बटे में 19, तो 24 गुणा 100 बटा 19, यह आया हमारा 24 गुणा आया 126 समथिंग। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन डी, जिसमें ही आ रहा है जिसमें 112% या 12% अधिक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी है वो? डी। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी।
ठीक है। तो देखा इस पर कैलकुलेशन कितनी आती है कि हमको हर चीज़ हर ऑप्शन के लिए हमको निकालना पड़ा। अब जैसे हमको लग रहा होगा हमने एक लिए निकाला, एक लिए हम मत निकालो तब भी हमको चारों के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमको अगर कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, जैसे यहाँ पे बटे में हमको पता हो कि 100/19 कितना होता है या 100/7 कितना होता है, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। बटे में आ गया, उसका गुणा करना है, गुणे में आ गया। ठीक है। तो हमको पहाड़े भिन्न हमको ये पता हो उतना आसान हमको लिए क्वेश्चन करना, और उनमें टाइम की उतनी बचत होगी। ठीक है। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, निर्देश 19 से लेकर 21 नीचे दिए गए दंड आरेख में किसी पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, कि D1 दिन पे 242 है, D2 पे इतना है, और ऐसे करके दर्शा रखा है। ठीक है। तो 19 से 21 आगे देखेंगे। फिर इसके लिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि D3 और D8 में खड़ी कारों की कुल संख्या का अंतर कितना है। D3 और D8, D3 में कितना है 281 और D8 में कितना है 322। तो 322 माइनस 281, 322 माइनस 281, 19 प्लस 22 20 और ये 41, ऑप्शन ए। ठीक है, कितने का अंतर आ गया, ऑप्शन 41 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों का कुल संख्या कितनी है। उसने कुल पूछा है, मतलब सबका जोड़ पूछा है। सबका जोड़ करेंगे। देखो 2 4 4 5 14 16 20 28 30 36 42, क्या गया 2, 42 4 कैरी 8 14 और 8 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 और 5 36, कैरी 3 3 तो 5 7 9 12 15 18 21 24 27 30। एक बार तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा आंसर क्या है हमारा वे 3062। तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन सी 3062। ठीक है, कुल संख्या का योग कितना आ गया 3062। अगर औसत निकालें तो औसत आ जाएगा 3062 बटे 10 दिन है, तो आ जाएगा हमारा 306.2। ठीक है, बस एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। आगे क्या बोल रहा है कि D10 में खड़ी कारों की संख्या, D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो D10 बटे में D1 गुणा 100, तो D10 निकाल लेंगे। D10 कितना है हमारा 356 और D1 हमारा क्या है 242। 356 और 242, 356 और 242। ठीक है, हाँ बार बार वही 356। ठीक है, गुणे में 100, या तो हम ऐसे कर ले या हम क्या करते हैं 356 अधिक निकालना है 242, जैसे कैलकुलेशन और कम हो जाए 4 1 1, तो 114 बटे में 242 गुणा में 100। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रतिशत निकल जाएगा हमारा 2 से क्या 242, 2 से क्या 1 2 1, 2 से क्या हमारा कितना आया 5 और 7। ठीक है, यहाँ जाएगा हमारा 5700 बटे में 21। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे यहाँ जाएगा 121 गुणा 4 4। ठीक है, 7 पॉइंट, तो 4 मतलब 47.11%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, या तो हम इसको ऐसे कर लो, या आपको क्या करना है कैलकुलेशन निकालना है 57 गुणा 100 बटे में ये 11 11, ये गुणा 11 11। ठीक है, इसके लिए हमको वैल्यू पता होती है, क्या आता है हमारा 1.11 और इसके लिए हम निकालोगे और फिर दोनों को क्या गुणा कर दोगे, हमारा क्या जाएगा 47.11।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी 47.11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उनमें जुड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, छक्कों की संख्या दे रखी है और कितने बल्लेबाजों ने उसको मारा है, मतलब ऐसे एक छक्का किसने मारा, कितने बल्लेबाजों ने मारा है, 2 ने, 2 कितनों ने मारे, 3 ने, 3 कितनों ने मारे, 1, 4 3 ने और 5 2 ने। ठीक है, तो क्या पूछा कि छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है। अब माध्यिका निकालनी है तो हमें क्या बोला कि ये जो डेटा दे रखा है उसका जो सेंट्रल वैल्यू होती है, जो बीच की अंक होती है, क्या करते हैं, अगर यहाँ तो हमने ऑर्डर में दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में उसको लिखता है और फिर जो उसकी संख्या का जो बीच की संख्या होती है उसको होता है। अभी कितनी है, 5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी, तीसरी, तो हमारा माध्यिका क्या है, 3। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि 23 से 25 नीचे दिए गए दंड आरेख में किसी शहर में विभिन्न मासों में 10 विभिन्न देशों में अधिकतम तापमान को दर्शाया गया है। ठीक है, अलग अलग दिन है और उनका तापमान दे रखा है। अब क्या पूछा उसने, क्वेश्चन 10 दिनों के बीच दिए गए डाटा के रिकॉर्ड में उच्चतम और न्यूनतम तापमानों के बीच का अंतर, उच्चतम और न्यूनतम तापमानों के बीच का अंतर पूछा है। तो उच्चतम कौन सा हमारा तापमान दिख रहा है, 40.3, मतलब उच्चतम 40.3 है और न्यूनतम 12.2। ठीक है, तो 40.3 और 12.2, तो 1 8 2, तो क्या अंतर है, 28.1 का, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन D5 का तापमान, D5 का तापमान D3 से कितना अधिक है। ठीक है, D5 में तापमान कितना है हमारा, 35, और D3 में कितना है, 30। 35/30 गुणा 100। ठीक है, यह अधिक आ जाएगा हमारा ये 0, 350/3, 1 206.67%, मतलब कितना, इतना प्रतिशत है, मतलब कितना अधिक है, तो 16.67% अधिक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दिए गए 10 दिनों के बीच प्रतिदिन शहर का औसम अधिकतम तापमान कितना है। औसम अधिकतम तापमान निकालना है तो हमें क्या करना है, सबका क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, 3 और 3 6, 6 7 6 13, 17 19 22 23 24 25 26, 6 कैरी 2। ठीक है, 8 और 3 8 10 और 18 18 5 23 23 और 7 30 30 38 38 और 9 47 47 और 2 49, कैरी 4 4 3 7 7 4 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 33। तो ये हमारा औसम तापमान है और ये 10 दिन का तापमान है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कुल तापमान इतना है, उनका औसत निकालना है, तो 33 कितने हैं, 10 है, तो ये आ जाएगा हमारा 33.96। ठीक है, तो हमारा औसत तापमान आएगा 33.96। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 33.96। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए कि पाई चार्ट में हो चाहे हिस्टोग्राम में हो, ग्राफ में, हर तरह के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, आप इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें क्योंकि क्वेश्चन में प्रैक्टिस में इतना कुछ नहीं है, आपको बस टाइम है, चार्ट देखना है बार बार, तो आपको वो टाइम बचाना है। अब हमारा थोड़ा ये लग रहा था कि बार बार स्लाइड आगे पीछे करना पड़ रहा था, तो इसलिए टाइम लग रहा था और डेटा थोड़ा मिस हो जा रहा था बार बार में। ठीक है, पर हर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो आपको चार्ट सामने दिखता है, आपको बस चार्ट देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो चार्ट को एक्चुअली पढ़ना, उसने पूछा क्या है वो हमको चार्ट से देखना। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें कि हर बार अलग क्वेश्चन में वो चार्ट आपको वही दे रखा होगा पर वो संख्या बदल सकता है क्वेश्चन में। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रॉयल्टी में 15 सूद 15% है, तो 15% दे रखा है। अब वो 15% कितना भी हो सकता है, वो हो सकता है 15,000 हो सकता है 30,000 हो सकता है 7,500 हो। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन को चार्ट से करना है,
ये नहीं कि 21 से 25 दे रखा है तो 21 से 25 के अंदर आंसर वही के वही मिलेंगे। वो मेंशन करेगा इस चीज़ को कि जो जैसे मान लीजिए कि तापमान था कि जो तापमान पहले निकला हमारा औसत तापमान उसका इतना प्रतिशत किसके बराबर होगा, वो मेंशन करेगा, इस चीज़ को वो बताएगा। जब तक ना बताए आपको सारा चार्ट, सारा क्वेश्चन जो भी चीज़ आपको चाहिए वो डेटा आपको कहाँ मिलेगा, आपको चार्ट के अंदर से दिखेगा। ठीक है, तो हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए। उन क्वेश्चनों को और देखने के लिए देखिए हमारे यहाँ 3 बुक दे रखी है SSC MTS के रिगार्डिंग। पहली हमारी बुक है SSC MTS की, जिसमें हमारा फुल सिलेबस दे रखा है, जिसमें मैथमेटिक्स, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके, इंग्लिश, सारा सिलेबस इसी में है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और उनके साथ में क्वेश्चन दे रखे हैं और उनकी थ्योरी और उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो PDF या QR कोड में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस इसी बुक में मिल जाएगा हमको। सेकंड बुक हमारी कौन सी है, हमारी पेपर सेट की बुक। ठीक है, जितने भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं अलग अलग तरीके के, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके पेपर सेट बनाए गए। और कितने पेपर सेट बनाए गए, हमारे 24 पेपर सेट हैं। और पेपर सेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ का अलग है, पूरा पेपर जैसा आपका एग्जाम में आता है उसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर बनाया गया है, जिससे हमको मदद रहे कि आपको एग्जाम में आने की संभावना कैसी है, कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, उन सब का आपको पता कहाँ चल जाएगा, इस पेपर सेट से। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप कितना ही पढ़ें, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चंस और आपके टाइम के साथ, तो वो मदद आपको कहाँ से मिलेगी, इस बुक से। ठीक है, तीसरी हमारी सबसे और इम्पॉर्टेंट बुक है मैथमेटिक्स के पर्पज़ से हमारी मैथ का शॉर्ट की बुक। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, जो मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं या अगर हम पढ़ेंगे आगे पढ़ने वाले हैं, उनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स होते हैं, वो सारी इसी बुक में मिल जाएंगे। और एक और खासियत बात क्या है इस बात की, कि जो हमने पढ़ तो रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उनसे रिगार्डिंग जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं, ठीक है, कि एग्जाम में आपको वो ट्रिक्स से हम जो टाइम बचे, वो ट्रिक्स भी आपको इसी में दे रखी है। आपका जो बेसिक और आपके एडवांस दोनों मैथमेटिक्स दोनों इसी में दे रखी है, दोनों भाषाओं में ये बुक आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको ये MTS की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक ज़रूर परचेज़ करें। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में कमांड अच्छा बढ़ाना है तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ करें। ऑनलाइन बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, तो आपको नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो गई हम ये आपको बता देंगे। वीडियो से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी हमको क्वेरी हो, टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, हम कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कहाँ का क्या प्रॉब्लम है, और जिससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ पाए। ठीक है, तो आप कोशिश करें अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करें, बुक्स को शेयर करें, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको इस बुक्स के बारे में जानकारी दें, एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दें। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।